हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया था और उसका पहला टॉपिक हमने निपटा दिया था जो था ऑक्टेट थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, है ना। अपन सीधे टॉपिक टू टॉपिक जंप कर रहे हैं, बीच में आलतू फालतू की बातें अपन नहीं करेंगे, ठीक है। आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों VBT और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन कोवेलेंट बॉन्ड को समझ रहे हैं, इसके बाद अपन आयनिक बॉन्ड को समझेंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को लेके एक थ्योरी आई थी जिसे ओवरलैपिंग कंसेप्ट के नाम से जाना जाता था, जिसको हम बोलते थे बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ओवरलैपिंग के जरिए बताया था कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अभी तक जो हमने गुड्डे गुड़ियों की कहानियां सुनी है ना, कोई एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं और बॉन्ड बन जाता है एक कोवेलेंट बॉन्ड, अब वो थोड़ा सा चेंज होगा। उसको बताया जाएगा कि कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे शेयरिंग से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बच्चों ओवरलैपिंग कंसेप्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? यह है बच्चों ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरीके से कंबाइन होंगे कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप करेंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। अब ये जो बातें मैं फटाफट बोल गया और आप लोगों के ऊपर से निकल गई ना, उसको अपन लिख लेते हैं। देखो, ये एक ओवरलैपिंग कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो एक ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। कैसे? इसको ऐसे लिखो, ड्यूरिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टू हाफ फिल्ड atomic to half filled atomic orbitals, इसको क्या हो गया यार, टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ, उसको कोरोना हो गया था बच्चों, इसीलिए उसका ये हाल हो गया था। टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप विद ईच अदर। और एक और कंडीशन है, वो जो पार्शियली फिल्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो हैं दो एटम्स के जो पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों, उसका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑपोजिट, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑपोजिट। देखो, अब इसको चित्रकारी से समझते हैं अपन, ऐसे समझ में नहीं आएगा सिर्फ लिखने से। होता क्या है, जैसे कि सपोज दो हाइड्रोजन एटम हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है कि दो हाइड्रोजन एटम ऐसे, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों शेयरिंग कर लेते हैं और ये बॉन्ड बन गया, है ना। ये ऐसे गुड्डे गुड़ियाओं वाली कहानियां सुनी अभी तक अपन ने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। VBT ने बोला इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? VBT ने बोला कि इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल? वैलेंस शेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हाइड्रोजन में तो एक ही शेल है और उसमें एक ही सब शेल है 1s, तो ये 1s और 1s कंबाइन होंगे, और इस हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखो, मैंने यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज स्पिन बनाई है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बनाई है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल, तब ये इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में रहेंगे, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होगी। तो जब दो इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन तभी साथ में रह सकते हैं जब उनका स्पिन ऑपोजिट हो। तो देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप कर जाते हैं, और ये जो पार्शियली ओवरलैप कर जाते हैं ना बच्चों, ये जितना ओवरलैप करते हैं ये कहलाता है ओवरलैपिंग रीजन। क्या कहलाता है ये? ओवरलैपिंग रीजन या ओवरलैपिंग एरिया। इस ओवरलैपिंग एरिया में
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉमन नजर आती है अपने को, इसकी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंबाइंड यहां पर कॉमन नजर आएगी। तो ये जो कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बच्चों, इसको इन दोनों के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे। भाई अब ये जो कॉमन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। तो अब दोनों न्यूक्लियस एक कॉमन चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन डेवलप हो गया। इस तरीके से दो एटम्स बॉन्डेड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। ऐसा समझाया किसने, वीबीटी ने। तो वीबीटी ने ओवरलैपिंग, इसको क्या बोला, ओवरलैपिंग। और ये जो है, ये जो एरिया हमें मिला है जहां पे कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली है, इसको क्या बोला है, ओवरलैपिंग रीजन या ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है ये, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये भी निपटने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बच्चों यहां पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ना इस ओवरलैपिंग एरिया में, उतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग मानी जाएगी। ठीक है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इस एरिया में, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छी मानी जाएगी। जितनी ज़्यादा बेटर ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड is directly proportional to extent of overlapping. Strength of a covalent bond is directly proportional to extent of overlapping. अभी extent of overlapping क्या है, कितना अच्छे से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब अच्छा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बच्चों दो कंडीशन में अच्छा होता है, जब पहला ऑर्बिटल्स का साइज छोटा हो और दूसरा जब उनका डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा हो। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस पर डिपेंड करेगा, ये भी लिख लेते हैं हम। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर of orbital, directional nature of what, directional nature of orbital, और inversely proportional to size of orbital। जो ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये 1s ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखो ये तो अपन ने डब्बे वाला डायग्राम बनाया है, ये ब्लॉक डायग्राम बनाया ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल, अगर एस ऑर्बिटल की बात करूँ तो इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो इसको ऐसे मानो आप, ये दो स्फेरिकल एस ऑर्बिटल्स हैं। ये एक हाइड्रोजन का 1s है, दूसरा हाइड्रोजन का 1s है। इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो इतना रीजन सपोज ओवरलैप कर गए, तो ये इस ओवरलैपिंग रीजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी ये कहलाएगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये कहलाएगा ओवरलैपिंग एरिया। अब इधर एक न्यूक्लियस है इस हाइड्रोजन का, इधर न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन का, ये दोनों इस कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। अब जहां भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ये दोनों न्यूक्लियस उसके साथ घूमेंगे, यानी कि अब ये एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो बच्चों ये था वीबीटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके थ्रू अपन कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये भी वीबीटी ने बताया है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल देखे, H और H के बीच में यहाँ पर एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड भी बोला जाता है। अगर O2 की बात करें तो O डबल बॉन्ड O ऐसे बनाते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो हमें यहाँ पर 3 बॉन्ड मिलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये कब सिंगल बनेगा, कब डबल बनेगा, कब ट्रिपल बनेगा, ये डिसाइड होता है इनके ऑक्टेट के कंप्लीट होने पर। भाई ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉन्ड हैं, क्या ये सेम टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हैं या डिफरेंट अलग अलग टाइप के हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है या अलग अलग है, उसका आइडिया वीबीटी ने कैसे दिया, चलिए उसकी बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं फिर हटाता हूँ।
देखो बच्चों, अभी हमने दो फैक्टर देखे थे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping depends on size and directly proportional to directional nature, directional nature। अब कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। साइज की हम बात करें बच्चों तो सपोज 2s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे, 3s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और 4s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो देखो 2s तो ऐसे छोटे छोटे से बॉन्ड बनेंगे। 3s के केस में ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया, तो अब बच्चों बड़ा बॉन्ड बनेगा, और बड़ा बॉन्ड बनता है तो वीक बनता है। हम ही को पता है कि बड़ी लकड़ी जो होती है वो जल्दी आसानी से टूट जाती है, वो वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। और बड़ी लकड़ी होगी तो और ज़्यादा आसानी से टूट जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा बड़ी लकड़ी हो गई, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो कि ओवरलैपिंग एरिया बढ़ गया, ओवरलैपिंग एरिया बढ़ गया पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वही है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में। अब उसका एरिया आप बढ़ा दोगे तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाएगी। और अगर एरिया छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एरिया के छोटा बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है। तो साइज़ बढ़ने पर इस ओवरलैपिंग एरिया में, इस कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है। तो जितना बड़ा होता जाएगा ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ही कम होता जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो, इफ साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज देन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। सीधे आप ये बता सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो गई थी, ठीक है। क्योंकि लिख लो इसको भी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेज। नेक्स्ट, डायरेक्शनल नेचर की हम बात करते हैं बच्चों। डायरेक्शनल नेचर क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिटल्स का ये होता है, आपको यही सिखाया गया है, SPDF यही होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर होता है बिल्कुल इसका उल्टा। डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर होता है बिल्कुल इसका उल्टा, ये SPDF। बच्चों आप डायरेक्शनल नेचर को नंबर ऑफ लोब्स से याद रख सकते हो। जिस ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा लोब होंगे उतना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा, ठीक है। S स्फेरिकल होता है, P में 2 लोब्स पाए जाते हैं, इनको लोब बोला जाता है, लोब, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, लोब, फुग्गे, याद आ रहा है कुछ? इसमें 2 फुग्गे, इसमें 4 फुग्गे होते हैं और इसमें 6 फुग्गे होते हैं। ये D ऑर्बिटल जो है इसमें 4 लोब्स हैं बच्चों, और F ऑर्बिटल में 6 फुग्गे यानी कि 6 लोब्स होते हैं। और इसको हम 2D में नहीं बना सकते, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते, हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स है शेप, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो इसमें 6 लोब होते हैं, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 0। तो S को बोला जाता है बच्चों नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। P डायरेक्शनल है, D डायरेक्शनल है, F डायरेक्शनल है। सबसे ज्यादा डायरेक्शनल नेचर F का है, फिर D का, फिर P का और फिर S का, ठीक है। तो अगर 2 S ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं और अगर 2 P ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो बच्चों P वाला जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि P की डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होती है। डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होने की वजह से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी डायरेक्शन में अलाइंड है जहां पर उसे ओवरलैपिंग करनी है। देखो अगर ये ऐसे आगे बढ़ेगा ओवरलैपिंग के लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से उसी डायरेक्शन में है जहां पर उसे ओवरलैप करना है। जबकि स्फेरिकल अगर शेप है तो चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बराबर फैली हुई है ना, मतलब x y z तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही एक्सिस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर एक नॉन डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल है, और इधर दोनों जगह डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं। तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल ज़्यादा बेटर ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डायरेक्शनल नेचर बढ़ रहा है, डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा
तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये था अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कंपेयर करना। अब देखते हैं कि ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, क्योंकि उस पर बेस्ड हम डिसाइड करेंगे कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मैं हटा रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, फाई बॉन्ड, म्यू बॉन्ड। लास्ट वाले दो नहीं सुने होंगे, है ना। अच्छा, फाई बॉन्ड भी होता है और म्यू बॉन्ड भी होता है, पर वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखो बच्चों, डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पे कि कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ऑर्बिटल जितने टाइप से ओवरलैपिंग करेगा उतने टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे एक एस ऑर्बिटल मैंने ओवरलैप करवाया बच्चों, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस मैंने ले लिए बच्चों, ठीक है। सपोज ये एक्स एक्सिस ही ले ली मैंने, ये भी एक्स एक्सिस है। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग बच्चों ऑर्बिटल्स आगे बढ़ते हैं ओवरलैप करने के लिए, उसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला जाता है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, वो एक्सिस जो दोनों न्यूक्लियस से पास होती हो, इन दोनों ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस से पास होती हो, उसे ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोला जाता है। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ, ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। देखो जिस एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़े उसी एक्सिस पर ओवरलैप कर गए, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एस ऑर्बिटल आगे बढ़ रहा है और अगर एक पी ऑर्बिटल आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से बच्चों, तो ये भी एक्स एक्सिस है, यानी कि ये मैं पी एक्स ऑर्बिटल ले लेता हूं बच्चों और ये एस ऑर्बिटल ले लेता हूं। इधर मैंने दोनों एस ऑर्बिटल लिए, तो एक पी एक्स ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे? है ना, ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे। यहां पर भी देखो जिस एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़े थे उसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो गई, है ना। और आपसे अगर कोई ऐसे पूछे कि यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अगर बच्चों दो पी ऑर्बिटल अगर ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ते, तो दो पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर जाते, इनको भी नाम दे दो, इनको पी एक्स और पी एक्स दे दो, या चलो इनको एक काम करते हैं, इनको पी वाई नाम दे देते हैं, इसको पी वाई इसको पी वाई। तो ये कौन सी हो जाएगी? वाई एक्सिस हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो पी वाई ऑर्बिटल्स ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से ओवरलैप करते नजर आएंगे। देखो बच्चों इनमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है तीनों में, और वो कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ ये है कि ये जिस एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ रहे हैं उसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है। इस प्रकार की ओवरलैपिंग कहलाती है बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या कहलाती है? एक्सियल ओवरलैपिंग। इसको एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। इसमें हेड टू हेड एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, हेड ऑन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब इस प्रकार की ओवरलैपिंग हो, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो जिस एक्सिस पर ये ऑर्बिटल्स आगे बढ़ते हैं यानी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, उसी एक्सिस पर ओवरलैप कर जाते हैं ये, ठीक है।
और इस प्रकार की ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को बच्चों बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो दो s ऑर्बिटल x एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। एक s और एक px ऑर्बिटल x एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ेंगे तो बनेगा क्या? सिग्मा बॉन्ड। और दो py ऑर्बिटल y एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ेंगे तो भी क्या बनेगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तब बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को बोला जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये दो p ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, जरूरी थोड़ी ऐसे कंबाइन हो। अगर ये ऐसे आते तो, अगर ये ऐसे आए तो इस तरीके से ओवरलैप किए, ऐसे नहीं आते, ऐसे आते तो, यानी कि बच्चों अगर मैं दो py ऑर्बिटल्स अगर मैं दो py ऑर्बिटल, इसको मैं y एक्सिस ले रहा हूं अब, तो ये ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे? py ऑर्बिटल्स। दो py ऑर्बिटल्स को x एक्सिस के अलोंग ले जाकर कंबाइन करवाना चाहता हूं। अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ली है? x एक्सिस। यहां पर कौन सी ली थी? y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग दो py ऑर्बिटल ऐसे ही खड़े होंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो py ऑर्बिटल y एक्सिस पर ही तो होता है। तो ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे खड़े हुए हैं। अब ये x एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ये py ऑर्बिटल है और ये x एक्सिस है। कौन सी? ये वाली जो फिंगर है ये x एक्सिस है, ये py ऑर्बिटल है। तो x एक्सिस ये है और py ये है, ये दोनों ढिशक्यां वाले, ये वाले। तो अब ये ऐसे आगे बढ़ रहे हैं x एक्सिस के अलोंग, ये py। तो py अब ऐसे x एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे तो ऐसे साइडवेज ओवरलैप करते नजर आएंगे, जबकि अगर ऐसे आगे बढ़े थे तो हेड टू हेड ओवरलैप करते नजर आए थे। तो अब ये py ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। जब ये ऐसे ओवरलैप कर गए तो बच्चों देखो, ये थी अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी कि x एक्सिस, और इस पर ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इसके अबोव और बिलो ओवरलैपिंग हुई है। इसके अबोव और बिलो ओवरलैपिंग हुई है। अबोव बिलो जो ओवरलैपिंग हुई है बच्चों, इसको बोला जाता है साइडवेज या साइड बाय साइड या कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोला जाता है इसको? कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं? कोलेटरल ओवरलैपिंग। और बच्चों कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पाई। यानी कि यहां पर ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये पाई बॉन्ड बनेगा। और जरूरी नहीं है दो p ऑर्बिटल ही हमेशा पाई बॉन्ड बनाए, एक p और एक d ऑर्बिटल भी बना सकता है। कैसे? देखो, एक p ऑर्बिटल अगर ऐसे बढ़े आगे d ऑर्बिटल की तरफ, ये मैंने py ऑर्बिटल ले लिया, ये x एक्सिस ले ली, और इधर मैं dxy ऑर्बिटल ले लेता हूं। ये dxy ऑर्बिटल है बच्चों, तो ये एक्सिस कौन सी हो जाएंगी? ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी, ये भी इधर y एक्सिस हो जाएगी। तो एक py ऑर्बिटल और एक dxy ऑर्बिटल ऐसे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? देखो, x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये दो लोब देखो कितने छोटे बना दिए, सर को तो डायग्राम में बनाना नहीं आता। बच्चों ये दो जो छोटे लोब है ना, ये छोटे ही होते हैं। डी ऑर्बिटल के केस में अगर ये दो लोब्स ओवरलैपिंग के लिए जा रहे हैं तो इन दोनों लोब्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इन दोनों में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये छोटे बनते हैं। ये तो मैंने और बड़े बना दिए, ये और छोटे बनते हैं। इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है और ये कंबाइन होने के लिए जाते हैं। पर वो अभी अपने काम की चीज़ नहीं है, इसलिए अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो, एक्सिस के अबव और बिलो ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ भी अबव और बिलो ओवरलैपिंग हुई थी। अबव बिलो ओवरलैपिंग हो जाए इसका मतलब भी कौन सी ओवरलैपिंग है? कोलेटरल ओवरलैपिंग है। कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब एक py ऑर्बिटल और एक dxy ऑर्बिटल x एक्सिस के अलॉन्ग पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं दो dxy ऑर्बिटल को लेकर आता तो
सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डी एक्स वाई ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, ठीक है। एक और डी एक्स वाई ऑर्बिटल बना दूं, ये एक और डी एक्स वाई ऑर्बिटल बन गया। और इनकी जो ओवरलैपिंग हो जाएगी ये मैं इधर नीचे बता देता हूँ, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी बच्चों, ये, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो गई। तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस के अबव और बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि ये कोलेटरल ओवरलैपिंग है। बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से अपन किसी भी ऑर्बिटल के लिए निकाल सकते हैं कि कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, ठीक है। अब कुछ एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद अगले टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ चलते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए आप। इतने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए मैंने जिंदगी में पहली बार। देखिए बच्चों, जैसे आपको बोला गया एस और पी वाई ऑर्बिटल, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस, आपको बताना है बॉन्ड कौन सा बनेगा, ठीक है। आपको बोल दिया पी जेड और पी जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग, आपको बोल दिया पी जेड और पी जेड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आपको बताना है बॉन्ड कौन सा बनेगा। आपको बोल दिया बच्चों डी एक्स वाई और डी एक्स वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग, डी वाई जेड और डी वाई जेड वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसे ही अपन डी एक्स वाई और डी एक्स वाई को बच्चों जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं। चलिए अभी इतना ही कर लेते हैं, इसके बाद फर्दर हम आगे देखते हैं। तो बच्चों एस और पी वाई दो ऑर्बिटल दिए हुए, तो सबसे पहले तो आप ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो। जैसे कि ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई दिए ना, तो इस वाली एक्सिस को वाई ही मान लो, क्योंकि अपन ऐसे ही ऑर्बिटल्स को आगे बढ़ाएंगे। इसको वाई मान लिया, तो ये अगर वाई एक्सिस है तो पी वाई ऑर्बिटल दिया है बच्चों दूसरा वाला। पी वाई ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर होता है? वाई एक्सिस पर। हमने इसको वाई माना है, तो पी वाई अब इधर बन जाएगा। अब यही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब ये दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको पिक्चर नजर आ गई होगी कैसा बॉन्ड बनेगा। देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये इस प्रकार से, और ये अभी अभी हमने देखा था कि ये सिग्मा बॉन्ड है। देखो यहाँ पर बनता हुआ भी दिख रहा है, ये देखो सिग्मा का साइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? बन रहा है। केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों, ज़बरदस्ती लोग इसको बदनाम करते हैं, बहुत आसान है केमिस्ट्री। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, उसने खुद ने बता दिया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या लोगे आप यार। नेक्स्ट पीजेड और पीजेड को बच्चों जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस दी है ना ये, तो इसको जेड एक्सिस ही मान लो, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। इसको जेड एक्सिस मान लो। पीजेड ऑर्बिटल है, अगर पीजेड ऑर्बिटल है तो कौन सी एक्सिस पर प्रेजेंट होगा? जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस कौन सी मानिए? ये वाली, यानी कि पीजेड ऑर्बिटल भी कहाँ होगा? यही होगा। आप लोगों की आदत है कि सर हम तो इसी को एक्स मानेंगे, इधर एक्स ही बनाएंगे, इधर वाई ही बनाएंगे, और जेड एक्सिस को हमेशा ऐसे बना के सर ये तो जेड ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता है, हम मान के चलते हैं इसलिए ऐसा होता है। आप इसको जेड मान लो तो ये पीजेड ऑर्बिटल बन जाएगा। मैं इसको जेड मान लेता तो ये वाला पीजेड ऑर्बिटल हो जाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या कंसीडर करते हो, किसको एक्स, किसको वाई, किसको जेड कंसीडर करते हो। मैंने इसको जेड मान लिया तो फ्लो में लाइन ही बिगड़ गई। इसको जेड मान लिया तो अब इस पे जो मैं ऑर्बिटल बनाऊंगा बच्चों वो पीजेड ऑर्बिटल कहलाएगा। ये एक पीजेड ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दूसरा पीजेड ऑर्बिटल है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिए? जेड एक्सिस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर जेड एक्सिस है मतलब यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से ओवरलैप करेंगे, इस प्रकार से ओवरलैप करेंगे। तो देखो
कैसा बॉन्ड बन रहा है, वो खुद ही बता रहा है कि मैं बन रहा हूं सिग्मा। है ना। पीजेड और पीजेड को वाई एक्सिस पर, अब बच्चों वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दिए ना, तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसको वाई मान लो। अब इस वाली को अपन वाई मान लेते हैं, इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है, ये वाई एक्सिस मान लिया। और ऑर्बिटल कौन सा दिया अपने को, जेड, लो इसको जेड मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस है। तो अब ये पीजेड ऑर्बिटल बन जाएगा, ये दो पीजेड ऑर्बिटल हैं। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, देखो ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तो अब तो नजर आ ही गया होगा ओवरलैप कैसे करेंगे। एक्सिस के अबव बिलो ओवरलैपिंग है, यानी कि पाई बॉन्ड, ठीक है। और बच्चों मैं आपको वैसे भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, देखो जब भी दो पी ऑर्बिटल कंबाइन हो तो ये दोनों सेम होंगे तभी कंबाइन होंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। ये दोनों सेम हैं और इसी एक्सिस पर है, मतलब ये दोनों z है और ये भी z है, तब तो सिग्मा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है ये दोनों z तो ये भी z, तो सिग्मा। तीनों सेम है तो सिग्मा। ये दो हमेशा सेम होंगे, ये दो सेम है, ये डिफरेंट है तो पाए, सीधे लगा दो, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं डायग्राम। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, इससे आपका आंसर कभी गलत भी नहीं होगा। भाई ये दोनों तो हमेशा सेम ही होंगे पी के केस में, ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, मतलब तीनों सेम है तो सिग्मा, ये सेम है ये डिफरेंट है तो पाए, बस सिंपल है ना। और अगर ये दोनों ही डिफरेंट दिख जाएं तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज एक पी एक्स और एक पी वाई हो गया होता है यहाँ पे, तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो ये हो गया पी वाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो देखो ये कैसे ओवरलैप करेंगे बच्चों, ये तो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसी कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। ये ऐसे जाके घुस जाएगा इसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट नहीं कर सकती, इसलिए इस प्रकार की कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। नो बॉन्ड फॉर्मेशन उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीजेड पीजेड वाई एक्सिस पर पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट डी एक्स वाई, डी के लिए भी ट्रिक बता देता हूँ आपको, या तो आप ऐसा डायग्राम बना के देख लो या फिर मेरी ट्रिक यूज कर लो। क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है बच्चों कि देखो डी एक्स वाई है, अगर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन सा डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जब ये कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो डी एक्स वाई वाई एक्सिस पे ये दोनों अगर एक्स वाई और एक्स वाई है, तो यहां पर ये जो एक्सिस है ये एक्स भी हो सकती है और वाई भी हो सकती है। अगर इन दोनों में से कोई एक है तब तो पाई बॉन्ड बना दो। सिग्मा तो ये कभी बनाते ही नहीं है, सिग्मा तो ये कभी बनाते ही नहीं है, क्योंकि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्सियल ओवरलैपिंग कभी नहीं करेंगे, तो ये बनाएंगे तो पाए ही, और वो भी सिर्फ एक कंडीशन में, जब ये दोनों, जब एक्स वाई और एक्स वाई है तो या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। जैसे कि डी वाई जेड और डी वाई जेड को हमें वाई एक्सिस पर ले जाना है, डी वाई जेड और डी वाई जेड को वाई एक्सिस पर, तो वाई हो या जेड हो दोनों पे ही क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। बना के दिखाऊं, देखो डी वाई जेड और डी वाई जेड दिया है, किसको वाई किसको जेड माने, चलो इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया, तो ये दो डी वाई जेड ऑर्बिटल्स मैंने ऐसे बना दिए। अब इनको z एक्सिस के अलॉन्ग लेके जाओगे तो ऐसे चले जाएंगे, ओवरलैप कर गए, ऐसे जाके ओवरलैप कर जाएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, नजर आ गया होगा। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग ले जाते तो y एक्सिस के अलॉन्ग ले जाने के लिए अभी दोनों के न्यूक्लियस z एक्सिस पर हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y होनी चाहिए, तब जाके y एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ेंगे। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जो दोनों के न्यूक्लियस से पास होती है। तो सबसे पहले तो इसको उठा के आप यहाँ y एक्सिस पे रखो, जैसे कि ये आपने अगर इसकी y एक्सिस मानी है या ये आपने y एक्सिस मानी है, तो या तो इसको उठा के यहाँ रख दो या इसको उठा के यहाँ रख दो। इसको उठा के मैं यहाँ ले आया और फिर ऐसे आगे बढ़ाया, इसको ऐसा कैसा उठा के यहाँ लाओ तो ये ऐसा बनेगा, और इसको ऐसा कैसा आगे बढ़ा दो तो ये ऐसे ओवरलैप कर जाएगा।
ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अबव बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि कौन सी ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ट्रिक से लगा दो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलॉन्ग पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर जेड एक्सिस दे दी जाती बच्चों, जैसा कि नीचे लास्ट वाले केस में हो रहा है, अगर जेड एक्सिस दे दी जाती तब क्या करते, जेड एक्सिस दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डेल्टा लगा दो। अब आप बोलोगे सर ये डेल्टा क्या है, देखो डी एक्स वाई और डी एक्स वाई दो डी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्स वाई प्लेन में हैं। डी एक्स वाई और डी एक्स वाई दो ऑर्बिटल्स हैं जो एक्स वाई प्लेन में हैं। अब ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ रहे हैं। ये वाली एक्सिस एक्स है, ये वाली एक्सिस वाई है, तो जेड किधर है, जेड ऐसे बाहर आउट ऑफ द प्लेन। जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये ऑर्बिटल ऐसे आगे बढ़ेगा इसकी तरफ, तो ये चार लोब ऐसे के ऐसे इन चार लोब से कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि ये वाला लोब इससे, ये वाला लोब इससे, ये इससे और ये इससे, ऐसे चारों लोब्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। अब ये तो 2D डायग्राम है इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा इसको 3 डायमेंशन में आपको समझाने की। ये एक एक्स वाई प्लेन है बच्चों, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं नहीं वाई नहीं, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और इधर एक जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा का ऐसा डायग्राम मैं एक और इधर बना रहा हूँ, क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल भी ये दूसरा डी ऑर्बिटल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये जेड एक्सिस है। ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो लोब है ये इस वाले लोब से जाके कंबाइन होगा, ये इस वाले लोब से, ये इस लोब से, और ये इस लोब से, ऐसे चारों लोब्स ओवरलैप कर जाएंगे। तो जब चार लोब ओवरलैप करते हैं तब बनता है बच्चों डेल्टा बॉन्ड, तो वही तो हमने लिखा था यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड। तो इसके बच्चों कुछ ही कंडीशंस हैं, जैसे कि डी एक्स वाई जेड एक्सिस पर, डी वाई जेड मतलब वाई जेड दिया है तो एक्स एक्सिस पर इन दोनों का डिफरेंट अगर यहां प्रेजेंट है तो डेल्टा, डी एक्स जेड और डी एक्स जेड वाई एक्सिस पर डेल्टा, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी जेड एक्सिस पर देते हैं डेल्टा। ये चार ही कंडीशन है बस डेल्टा बॉन्ड की बच्चों, ये चार ही कंडीशन है डेल्टा बॉन्ड की, ठीक है। जैसे ये डी है ना, वैसे अगर एफ ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप कर जाए ना, तो एफ ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं, 6 लोब। वो 6 लोब अगर इस तरीके से ओवरलैप कर जाए 6 के 6 एक दूसरे पे, तो बनने वाला बॉन्ड कहलाता है बच्चों फाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाता है, फाई बॉन्ड। और इसका एग्जांपल है U2 मॉलिक्यूल, U2 मॉलिक्यूल में पाया जाता है फाई बॉन्ड, देखा, मतलब ऐसा सच में भी होता है, पाया जाता है। अपन F को कॉम्प्लेक्स बोल के छोड़ देते हैं, आज तक कभी हमने F की बॉन्डिंग नहीं देखी है, लेकिन पाई जाती है U2 मॉलिक्यूल में फाई बॉन्ड। 6 लोब आपस में 6 के 6 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना ओवरलैपिंग कंसेप्ट। इस प्रकार से सिग्मा कब बनेगा, पाई कब बनेगा, ये हमने सीखा, ठीक है। इससे हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। हमने स्ट्रेंथ निकालना कैसे सीखा था, एक तो साइज पे डिपेंड करता है, एक डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करता है। साइज जितना बढ़ेगा स्ट्रेंथ उतना कम होता जाएगा, डायरेक्शनल नेचर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा बॉन्ड का, और ऐसे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। ये था बच्चों अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों फेल हो गया था, ये ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। वो क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जब वो हम MOT पढ़ेंगे तब हम उसकी बात कर लेंगे कि VBD कहाँ फेल हुआ था। लेकिन एक बड़ा इसका ड्रॉबैक ये था बच्चों कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया,
इसने डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को तो एक्सप्लेन कर दिया, पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया फंडा आया जो कि पॉलिंग ने दिया था, और वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, उसमें हम मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे और उनकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, उनके शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे। और बच्चों पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है हाइब्रिडाइजेशन से, आपसे हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री या शेप वगैरह ये सब पूछ लिया जाएगा। और उसमें एक बार बहुत तगड़े तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया था नीट वाले बच्चों को, है ना, जब AIPMT नाम से पेपर होता था तो बहुत तगड़े तरीके से कन्फ्यूज़ किया था। कैसे एक आसान से क्वेश्चन को इतना टफ बना दिया उन्होंने और इतना कन्फ्यूजिंग बना दिया कि गलती हो गया सबसे वो। ठीक है, तो चलिए उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।